हाय हिस्टोरियंस, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और अगर मैं अपने एकेडमिक्स की बात करूं तो मैंने क्लास 12th हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है और मेरा सीयूटी स्कोर भी 200 आउट ऑफ 200 रहा है। और एट प्रेजेंट मैं अपनी ग्रेजुएशन हिस्ट्री मेजर में मिरांडा हाउस से कर रही हूँ। और आज हम क्लास 11th हिस्ट्री का थीम नंबर 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ को पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि आखिरकार राइटिंग किसे कहते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि सिटी किसे कहते हैं। राइटिंग के अंदर हम समझेंगे कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और सिटी के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं जो उसे एक विलेज से अलग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राइटिंग को देखते हैं। अगर मेरे पास कुछ सिंबल्स हैं और इन सिंबल्स को मैंने लिखना शुरू कर दिया और लिखने के बाद मैंने उन्हें कहीं स्टोर कर लिया तो मैं उसे स्क्रिप्ट बोलूंगी। और जब मैंने उसी लिखे हुए सिंबल्स को या फिर उसी स्क्रिप्ट को रिसाइट करना शुरू कर दिया तो मैं उसे लैंग्वेज बोलूंगी। और जब हमारे पास लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों आ जाए तो उससे इन्वेंशन होता है राइटिंग का। इस चैप्टर में बेसिकली हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर राइटिंग है वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के अंदर है। क्यूनिफॉर्म का मतलब है वेज शेप्ड राइटिंग, इसको हम आगे भी समझेंगे। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है सिटी लाइफ। सिटी लाइफ को समझने से पहले हम देखेंगे कि सिटी के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो सिटी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो डेंस होती है। इन्वेंशन ऑफ रिकॉर्डिंग होता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर पब्लिक वर्क्स। टैक्स और ट्रिब्यूट का सिस्टम होता है फार्मर्स और रूलिंग एलीट के बीच। और जब ये सारी चीजें कहीं हो तो हम उसे सही मायने में एक सिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये मेसोपोटामिया है जिसने एक सभ्यता का निर्माण किया, ये कहाँ बसा है, मतलब इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कौन सी है। सबसे पहले नेम द टू रिवर्स अराउंड विच मेसोपोटामिया इज सिचुएटेड। दरअसल मेसोपोटामिया जो है वो दो नदियों के बीच में बसा है और जो वो दो नदियां हैं वो है यूफ्रेटिस और टिग्रिस। और जो ये वर्ड मेसोपोटामिया है ये खुद ही दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, वो है मेसोस और पोटामस। यहाँ जो ये मेसोस है इसका मतलब है मिडल और पोटामस का मतलब है रिवर। मतलब दो नदियों के बीच में बसा हुआ लैंडमास जिसे हम मेसोपोटामिया बोल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम है वो कहाँ तक फैला हुआ है। वो फैला हुआ है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर, नदन सीरिया के अंदर और टर्की के अंदर। और ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 2000 बीसीई के बाद। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो 2000 बीसीई है इसका मतलब कितने साल है, तो अगर आपको ईयर्स में बताना हो तो आपको करना क्या है, जो भी ईयर अब चल रहा है जैसे 2023, तो 2023 में 2000 ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 4023। तो ये बात है 4023 साल पहले की। उसके बाद इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम कनेक्शन या फिर रिलेशन पढ़ेंगे सिटी लाइफ और राइटिंग के बीच का। ठीक है। किस तरह इन दोनों के बीच में जो तालमेल हुआ उस तालमेल ने एक सभ्यता को जन्म दिया। अब जब मेसोपोटामिया के इतिहास की शुरुआत होती है तो मेसोपोटामिया का जो सदर्न रीजन है वो प्रोस्पेरस था एग्रीकल्चर के अंदर। वहां पेस्टोरलिस्ट आते थे ग्रेजिंग करने के लिए, जिसके बदले मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो क्या करते थे, फार्मर्स पेस्टोरलिस्ट को ग्रेन्स देते थे और बदले में पेस्टोरलिस्ट उन्हें शीप की जो वूल है वो देते थे, मीट देते थे, मिल्क देते थे, चीज देते थे। ठीक है। इससे सदर्न रीजन बड़ा ही प्रोस्पेरस हुआ। और सदर्न रीजन को हम स्पेशली ज्यादा देखेंगे मेसोपोटामिया के अंदर इन कंपैरिजन टू नदर और अदर डायरेक्शंस। पर यहाँ हम देखेंगे कि जब द मेसोपोटामियन रीजन वाज नोन बाय वेरियस नेम्स इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। मेसोपोटामिया को उसके इतिहास की शुरुआत में किन किन नामों से जाना जाता था। तो मेसोपोटामिया का जो सदर्न रीजन है उसे सुमेर और अक्कड़ नाम से जाना जाता था। सुमेर और अक्कड़। और 2000 बीसीई आते आते सदर्न रीजन में एक नई सिटी का इमर्जन शुरू हुआ जिसका नाम है बेबीलोन, जिसे आगे चलकर बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और उसने द वर्ड सुमेरियन को रिप्लेस करा बेबीलोनिया से। उसके बाद जब 1100 बीसीई आई तो मेसोपोटामिया का जो नदर्न रीजन है उसे जाना जाने लगा अ, किस नाम से, असीरिया के नाम से। क्यों? क्योंकि नदर्न रीजन में अब असीरियन एम्पायर की शुरुआत हो गई और उसी वजह से अब नदर्न रीजन को असीरिया नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मेसोपोटामिया के इतिहास की शुरुआत में सदर्न रीजन को सुमेर और अक्कड़ नाम से बुलाया जाता था। 2000 बीसीई के आते आते उसी सुमेर और अक्कड़ रीजन को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और नदर्न रीजन में बेबीलोनिया और सुमेर नहीं कहा जाता था। नदर्न रीजन को 1100 बीसीई के बाद असीरिया कहा जाने लगा।
अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, वो है ट्रेस द डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ मेसोपोटामिया। रीजन तो समझ आ गए, पर उन रीजन्स में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो सबसे पहली जो लैंग्वेज है वो है सुमेरियन। सुमेरियन लैंग्वेज को 2400 बीसीई में रिप्लेस करा अकेडियन लैंग्वेज ने, और अकेडियन को 1400 बीसीई में रिप्लेस करा अरमाइक ने, जो कहीं ना कहीं हिब्रू लैंग्वेज से मिलती जुलती है। वही हिब्रू जो इजराइल और फलस्तीन रीजन में आज भी ज्यूज द्वारा बोली जाती है। तो ध्यान से समझिए, मैं आपको दोबारा समराइज करवाती हूँ। सबसे पहले जो लैंग्वेज आई वो है सुमेरियन। उसके बाद सुमेरियन को रिप्लेस करा अकेडियन ने 2400 बीसीई में। अकेडियन को रिप्लेस करा 1400 बीसीई में अरमाइक ने, जो कहीं ना कहीं हिब्रू जैसी है। ठीक है। उसके बाद मेसोपोटामिया में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन की शुरुआत हुई 1840s में, और जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जहाँ सबसे पहली शुरू हुई वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की दो प्रोस्पेरस सिटीज, जिनका नाम है उरुक और मारी। उरुक और मारी के अंदर जो रूलर्स हैं, जैसे उरुक के अंदर हम दो रूलर्स को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, उनमें से पहले रूलर का नाम है एनमरकर और दूसरा रूलर है गिलगमिश। उसी तरह मारी के अंदर जो कम्युनिटी रूल करने वाली है उसका नाम है एमोराइट्स। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में हम आगे चलकर ये सारी चीजें देखेंगे, पर मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप आगे चलकर आसानी से कनेक्ट कर ले चीजों को। ठीक है। उसके बाद मजे की बात तो ये है कि जो मेसोपोटामिया है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो एक्सकवेशन हुई है वो यूरोपियंस ने करी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मेडिटेरेनियन रीजन है या फिर जो मेसोपोटामिया, एक बात और, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो आज के इराक में बसी हुई थी। उस रीजन को आज का रिपब्लिक ऑफ इराक कहा जाता है। अब ये तो यूरोप का हिस्सा नहीं है, पर उसके बाद भी यहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर जो एक्सकवेशन हुई है वो सबसे ज्यादा यूरोपियंस ने करी है। ऐसा क्यों? तो बात कुछ ऐसी है कि जो यूरोपियंस का सैक्रेड टेक्स्ट या फिर ओल्ड टेस्टामेंट है, जिसे बाइबल बोलते हैं, उस बाइबल के अंदर कई चीजों का जिक्र है जो मेसोपोटामिया से मिलती जुलती है। जैसे बाइबल या फिर ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है शिमर। अब कहा जाता है यूरोपियंस द्वारा कि ये जो शिमर है ये मेसोपोटामिया का सुमेर है। न सिर्फ इतना ही, यूरोपियंस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को अपना एंसेस्ट्रल लैंड बोलते हैं। तो in 1873 British newspaper funded an expedition of British Museum to search for a tablet narrating the story of flood। अब ये स्टोरी ऑफ फ्लड क्या है? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बाइबल के अंदर एक स्टोरी दी गई है जिसका मेन कैरेक्टर है नोवा। अब धरती के ऊपर इतना करप्शन बढ़ गया था कि गॉड ने कहा कि अब दोबारा लाइफ साइकिल को शुरू करना होगा, और इसी को करने के लिए अब धरती के ऊपर एक फ्लड आएगी। पर नोवा को गॉड ने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ कि तुम हर एक स्पीशी से एक एक पेड़ उठा लो। ठीक है। नोवा ने कुछ ऐसा ही किया। नोवा ने एक बड़ी सी बोट बनाई और क्या किया, हर स्पीशी से एक एक पेड़ को उठाकर उस बोट पर ले गए, और जैसे ही फ्लड आई तो सब कुछ बर्बाद हो गया, पर वो सारी स्पीशी बच गई जिनको नोवा ने अपनी बोट पर उतारा था, और वहीं से फिर दोबारा सेंचुरी की शुरुआत हुई। और अब ये जो बाइबल के अंदर स्टोरी दी गई है, ऐसी ही सेम स्टोरी हमें मेसोपोटामियन ट्रेडिशन के अंदर भी देखने को मिलती है, जिसका मेन कैरेक्टर नोवा नहीं बल्कि जियोसुद्रा है। उसके बाद हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है वो कहाँ तक था। तो मैं आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो कंप्लीटली कवर्ड है ट्री एरिया से, माउंटेन रेंजेस से, क्लियर स्ट्रीम से और वाइल्ड फ्लावर से। ठीक है। अगर मैं नदर्न रीजन की बात करूं तो नदर्न रीजन में हमें पेस्टोरल लैंड देखने को मिलता है जिसे स्टेपी बोला जाता है। ठीक है। जहां पर न सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बल्कि एनिमल हर्डिंग भी हुआ करती थी। अगर मैं मेसोपोटामिया के ईस्टर्न रीजन की बात करूं तो वहां से टिग्रिस, हमने देखा था ना वीडियो की शुरुआत में कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो दो नदियों के किनारे बसी है जिसका नाम है यूफ्रेटिस और टिग्रिस। वही टिग्रिस ईस्टर्न रीजन से बहती हुई ईरान के जो माउंटेन्स है वहां से निकलती है और हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। अगर मैं मेसोपोटामिया के साउथ रीजन की बात करूं तो साउथ में है डेजर्ट। अब ये नाम तो मतलब है तो ये डेजर्ट, पर इसी डेजर्ट से सबसे पहली सिटी और राइटिंग की शुरुआत हुई। ठीक है। अब बात कुछ ऐसी है कि मेसोपोटामिया का जो ये डेजर्ट है यहाँ से दो नदियां बहती हैं, वही दो नदियां जिनके किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता बसी हुई है। यूफ्रेटिस और टिग्रिस डेजर्ट से बहती है और अपने साथ फर्टाइल सिल्ट्स लेके आती है। ठीक है। जो इस रीजन को फर्टाइल बनाता है, और इसी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी की जाती है। पर यहाँ पर रेन बड़ी ही स्कार्स होती है। ठीक है। रेन की जो अमाउंट है वो बिल्कुल लो है, पर उसके बाद भी ये रीजन फर्टाइल है क्योंकि यहाँ से दो नदियां बहती हैं जो अपने साथ सिल्ट्स लेके आती हैं,
उसके बाद these channels flood their banks and in the past functioned as irrigation canals. ठीक है, water could be let into the fields of wheat, barley, peas और lentils. अब ये जो नदियां आती है यूफ्रेटिस और टिग्रिस, ये इरिगेशन कैनाल का काम करती है मेसोपोटामियन रीजन, सदर्न रीजन को फर्टाइल बनाने में, और इन्हीं इरिगेशन कैनाल्स की मदद से उसी सदर्न रीजन में वीट को उगाया जा रहा है, बार्ले को, पीस को और लेंटिल्स को। ठीक है, it was the agriculture of southern Mesopotamia that was the most productive, even though the region did not have sufficient rainfall to grow crops. यही जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद अब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मेसोपोटामिया जो इतना प्रोस्पर हुआ वो सिर्फ एग्रीकल्चर और एनिमल हर्डिंग की वजह से ही हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेसोपोटामिया के अंदर हमें फिश देखने को मिलती है, ठीक है, अवेलेबल इन रिवर्स। न सिर्फ फिश, न सिर्फ एग्रीकल्चर, न सिर्फ एनिमल हर्डिंग, बल्कि हमें यहाँ पर कई तरह के फ्रूट्स देखने को मिलते हैं जिनको इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट भी किया जाता था। ठीक है, जैसे डेट पाम जो कि समर में मिलते थे मेसोपोटामियन रीजन में। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बेनिज्म। सिटीज एंड टाउन्स आर नॉट जस्ट प्लेसेस विद लार्ज पॉपुलेशन। हम क्या सोचते हैं कि सिटी हम उसे कहेंगे जहां पॉपुलेशन डेंस हो, ठीक है, पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जहां कहीं भी हमें पॉपुलेशन डेंस दिखेगी हम उसे सिटी बोलना शुरू कर दे। ठीक है, एक सिटी के अंदर फूड प्रोडक्शन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, न सिर्फ फूड प्रोडक्शन बल्कि पीपल ऑफ क्लस्टर इन टाउन्स, ये तो हमने देख लिया। न सिर्फ फूड प्रोडक्शन बल्कि उसके अलावा ट्रेड का सिस्टम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्रीज होनी चाहिए और कई तरह की सर्विसेज होनी चाहिए। ठीक है, city people thus cease to be self sufficient and depend on the products or services of other. सिटी जो है वो कभी भी अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन सकती, क्योंकि उसका पूरा रिलेशन रहता है विलेजेस के साथ, क्योंकि विलेज से ही तो रॉ मटेरियल आता है सिटीज में और उसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है और आगे फर्दर भेजा जाता है। ठीक है, तो सिटी पीपल द सीज टू बी सेल्फ सफिशिएंट, कभी भी सिटी जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको इसको एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। मुझे बनाना है ब्रोंज का टूल। अब ब्रोंज किन किन चीजों से मिलकर बनता है? कॉपर और टिन। ठीक है, मान लीजिए जिस सिटी में मैं ब्रोंज टूल की फैक्ट्री लगा रही हूँ वहां मेरे पास कॉपर भी है, टिन भी है, पर कॉपर और टिन की स्मेल्टिंग करने के लिए मुझे कोल की जरूरत तो पड़ेगी, तभी तो मैं फर्नेस में उसको जला पाऊंगी। तो कोल अब कहाँ से आएगा? कोल आएगा विलेजेस से। ठीक है, अगर अब मेरे रिलेशन विलेजेस के साथ होंगे ही नहीं तो मैं कॉपर और टिन को ब्रोंज में बदल पाऊंगी नहीं ना। ठीक है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि सिटी पीपल कभी भी अपने आप में डिपेंडेंट नहीं रह सकती। ठीक है, वो डिपेंडेंट है विलेजेस के ऊपर भी। उसके बाद सिटीज के अंदर हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि एक ट्रू मार्कर है अर्बन लाइफ का। उसके बाद सिटीज के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, क्योंकि अगर सिटीज से विलेजेस के अंदर इतना सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड हो रहा है तो उसे चलाने के लिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी तो हो। ठीक है, सिटीज के अंदर ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड होता है, स्टोरेज फैसिलिटी होती है। जैसे विलेजेस से सारा उनका जो यील्ड है या फिर जो उनकी क्रॉप्स है वो अर्बन एरियाज में लाई जाती है। जितना अर्बन एरियाज के लोगों ने कंज्यूम करा वहां तक तो ठीक है, और उसके बाद जो भी बचा उसको स्टोर भी तो करना होगा। इन केस कभी अर्बन एरियाज में फेमाइन आ जाए तो उसी स्टोर्ड फूड को ही तो इस्तेमाल में लाया जाएगा। अगर स्टोरेज की फैसिलिटी ही नहीं होगी तो अर्बन लाइफ चलेगी कैसे? ठीक है, उसके बाद जब चीजें इतनी सारी आ गई, ट्रेड का सिस्टम आ गया, ठीक है, तब ट्रेडिंग की जो चीजें होंगी या फिर जो किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड होगा तो उसे कहीं पे रिकॉर्ड भी तो करना होगा। ठीक है, तो उसी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अब इन्वेंशन हुआ राइटिंग का। उसके बाद यहाँ एक बेहतरीन एग्जांपल दिया है द वर्का हेड। इसमें बताया गया है कि जो वर्का हेड है ये व्हाइट मार्बल से बनी है और जो इनकी ये जो आईज है ये लैपिस लेजुली से बनी है। अब एक बात बताइए, अब यहाँ व्हाइट मार्बल ये बिटुमन का इस्तेमाल हुआ है, तो एक ही जगह पर इतनी सारी चीजें मिलना पॉसिबल है कि हमें एक ही जगह पर ये सारी चीजें मिली और हमने इस वर्का हेड को बना दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये व्हाइट मार्बल जो है ये उरुक से मिलता था, लेपिस लेजुली कहीं और से आता था, बिटुमन कहीं और से आता था, शेल किसी और विलेज से लाया जाता था या फिर किसी कोस्टल रीजन से लाया जाता था, जो हमें बताता है कि सिटी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो डिपेंडेंट थी विलेजेस और कई अलग अलग सिटीज के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद, इज इट ट्रू दैट एवरीथिंग वाज देयर इन मेसोपोटामिया एंड देयर वाज नथिंग टू इम्पोर्ट? अब हम क्या, अगर हम मेसोपोटामिया को एक सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, मतलब सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि वो अपने आप में प्रोस्पर है,
ठीक है, चाहे वो ट्रेड के सेंस में हो या फिर किसी और चीज के, चाहे वो स्टोरेज के सेंस में हो, चाहे फूड प्रोडक्शन के सेंस में हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हम किसी सिविलाइजेशन बोले या नहीं, वो अपने आप में हर चीज में इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। ठीक है, उसके अंदर सारी चीजें नहीं हो सकती। सेम सिचुएशन थी मेसोपोटामिया के अंदर। मेसोपोटामिया के अंदर एग्रेरियन चीजें तो थी, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स थी, सारी चीजें थी, रीजन फर्टाइल था, पर यहाँ पर टूल्स नहीं है, यहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स नहीं है, यहाँ पर वुड नहीं है, जिसके जिसको लेने के लिए वो डिपेंडेंट था कई और जगहों पर, जैसे टर्की पर, ईरान पर और कई गल्फ रीजन के जो कंट्रीज है वहां पर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जो मेसोपोटामिया है वो रिच है फूड रिसोर्सेज पर उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज भी है। मेसोपोटामिया के अंदर फूड रिसोर्सेज तो है, पर मिनरल्स की स्कार्सिटी है। Most part of South lacked stones for tools, seals, jewelry. The wood of Iraqi date palm and poplar was not good enough for carts, cart wheels, or boats. And there was no metal for tools, vessels, और ornament, जो हमें बताता है कि कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है, वो ये चीजें इंपोर्ट करवाती थी कई और जगहों से और बदले में एक्सपोर्ट करती थी एग्रीकल्चरल गुड्स को। उसके बाद जब रेगुलर एक्सचेंज हो रहे हैं, इतने बड़े-बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए मेसोपोटामिया के अंदर हम अनुमान लगाते हैं कि कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होगी। अब व्हाट आर द थिंग्स दैट इज एसेंशियल फॉर अर्बन डेवलपमेंट? वो कौन-कौन सी चीजें हैं जो जरूरी है अर्बन डेवलपमेंट के लिए? तो वो है क्राफ्ट, वो है ट्रेड, वो है सर्विसेज। पर हम एक पॉइंट भूल रहे हैं जो कि इन तीनों चीजों को फ्लरिश करता है या फिर इन तीनों चीजों को और एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, वो है ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो ट्रेड, सर्विस और क्राफ्ट कैसे चलेगी? वो जो हम क्राफ्ट बनाएंगे वो एक्सपोर्ट कैसे करी जाएगी अलग अलग जगहों पर? तो मेसोपोटामिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो था, पर ट्रांसपोर्टेशन में भी जो मीडियम था वो था वाटर, ड्यू टू इट्स चीपनेस। तो अब हम इस टॉपिक में हम देखेंगे कि राइटिंग की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई। कहाँ? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर। तो राइटिंग की शुरुआत होती है 3200 बीसीई में। कैसे पता? राइटिंग की शुरुआत तो उससे पहले भी हो रही है, पर 3200 बीसीई के अंदर हमें फर्स्ट क्ले टैबलेट देखने को मिलता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय टैबलेट्स? दरअसल क्ले के हमें स्क्वायर शेप में टैबलेट्स देखने को मिलते हैं मेसोपोटामियन रीजन के अंदर, जिन पर वेज शेप में कुछ कुछ एंग्रेव किया गया है, और उसी वेज शेप एंग्रेविंग को हम क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी कहते हैं। ठीक है, और वो हमें सबसे पहला टैबलेट मिला है 3200 बीसीई के अंदर। न सिर्फ इतना ही, मेसोपोटामिया के अंदर हमें 5000 से भी ज्यादा लिस्ट मिलती है अलग अलग सिंबल्स की। अब मुझे एक बात नहीं समझ आती कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर 465 के आसपास में कुछ सिंबल्स थे, उसके बाद भी आज तक हम उस लैंग्वेज या फिर उस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए, और वही मेसोपोटामिया के अंदर 5000 से भी ज्यादा सिंबल्स होने के बाद आज वो completely deciphered है। So writing began when society needed to keep records of transaction। जब समाज को रिकॉर्ड, मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रही है ट्रेड के अंदर, उनको रिकॉर्ड करने की जरूरत महसूस हुई, तो उसी बीच राइटिंग का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, अब वो राइटिंग लिखी किन चीजों पे जाती थी? तो वो राइटिंग इन क्ले टैबलेट्स पर लिखी जाती थी। अब वो कैसे लिखी जाती थी? दरअसल मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले। स्क्राइब, स्क्राइब का मतलब वो होता है जो टैबलेट्स के ऊपर लिखता था। ठीक है, a scribe would wet clay and pat it into a size he could hold comfortably in one hand। अब दरअसल बात कुछ ऐसी है, जो स्क्राइब होता था वो क्या करता था, सबसे पहले क्ले को लेता था, उसके बाद उसे स्क्वायर शेप में ढालने की कोशिश करता था। अब क्या होता था, इसी बीच जो ये कॉर्नर्स है ये शार्प हो जाते थे। अगर शार्प कॉर्नर होंगे तो लिखने में दिक्कत होगी, तो वही स्क्राइब इनको ओब्लिकली कट करता था ऐसे, ताकि जो इनकी शार्पनेस है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। उसके बाद क्या करता था, he would carefully smoothen its surfaces with the sharp end of a reed cut obliquely। He would press wedge-shaped cuneiform signs on the smoothened surface while it was still moist। अब जब ये वेट क्ले गीली रहती थी, उसी बीच वो स्क्राइब इन पर एंग्रेविंग, वेज शेप न्यूक्लियली किसी चीज से इन पर एंग्रेविंग करना शुरू करता था और अपनी स्क्रिप्ट लिखता था। अब चुनौती यहाँ ये होती थी कि एक तो हंड्रेड्स ऑफ साइंस है, इतने सारे साइंस है, ऊपर से ये कभी भी ड्राई हो जाएगी, तो इसके ड्राई होने से पहले इसकी मोइस्ट फेज में ही इस पर एंग्रेविंग या फिर क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को लिखना होगा।
ठीक है। उसके बाद इसे सुखाया जाता था और फिर इस पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती थी। उसके बाद and it is because of this wealth of source that we know so much more about Mesopotamia than we do about contemporary India। और इन्हीं क्ले टेबलेट्स की वजह से हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है। राइटिंग वाज नाउ यूज्ड नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स बट आल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरी। अब राइटिंग की जो मतलब राइटिंग को किन किन चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है, हमने ऊपर भी देखा था कि राइटिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में, पर अब उतना ही नहीं, अब डिक्शनरीज को बनाने के लिए भी राइटिंग की शुरुआत हो चुकी है। लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर। अब अगर कोई एक बंदा जो है अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है किसी और बंदे को, जो उन दोनों के बीच में जो ये ट्रांसफर ऑफ लैंड हुआ है उसे रिकॉर्ड करना होगा। इसके लिए भी अब राइटिंग यूज में आने लगी। उसके बाद जब कोई किंग होता था, अगर उसे रीडिंग या राइटिंग आती है तो वो अपने बारे में लिखवाएगा। तो नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स, किसी किंग ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या चीजें करी, अब वो चीजें लिखवाएगा ताकि फ्यूचर जनरेशन उसके बारे में पढ़ सके। उसके बाद अब जो राइटिंग है उसके अंदर सबसे पहली जो लैंग्वेज है वो है सुमेरियन, जो कि 2600 बीसीई के अंदर आई थी। उसके बाद सुमेरियन लैंग्वेज को 2400 बीसीई में रिप्लेस करा अकाडियन लैंग्वेज ने। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ राइटिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट क्या होती है। उसके बाद यहाँ पर वर्ड्स या फिर वोवल्स क्या चीजें होती थी जिनसे स्क्रिप्ट बनती थी। सो द साउंड दैट वाज अ क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट अ सिंगल कॉन्सोनेंट। अब यहाँ बात कुछ ऐसी है कि जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है, वेज शेप स्क्रिप्ट है जो कि क्ले टैबलेट्स पर लिखी जा रही है, वहां पर कोई वोवल नहीं है ना कोई अल्फाबेट, वहां पर सिलेबल्स है। जैसे अगर मेरा नाम है तनु, तो ये एक सिलेबल हुआ, मतलब एक वर्ड। मेसोपोटामिया के अंदर एक वर्ड एक वोवल की तरह लिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे इंग्लिश के अंदर अगर हमने उन 26 अल्फाबेट्स को याद कर लिया तो हम कोई भी वर्ड बना सकते हैं। पर मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है वहां पर एक वोवल जो है एक वर्ड के बराबर है। ठीक है, जिसे यहाँ पर सिलेबल्स बोला गया है। साइंस दैट अ मेसोपोटामियन स्क्राइब had to learn ran into hundreds, यहाँ पर hundreds of sign है, 26 अल्फाबेट नहीं है, hundreds में। उसके बाद and he had to be able to handle a wet tablet and get it written before it dried। अब चैलेंजिंग टास्क तो ये है कि वो क्ले टैबलेट जिसके ऊपर ये सारी चीजें लिखी जाएंगी उस पर लिखना होगा जिस उससे पहले कहीं वो मतलब ड्राई तो ना हो जाए। अगर वो ड्राई हो गया तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो बीच में ही रह जाएगी। तो उसकी वेट फेज के अंदर ही हमें वो सारे साइंस पर एंग्रेव करने होंगे। और इसी वजह से राइटिंग जो है वो एक स्किल्ड क्राफ्ट थी। ठीक है, एंड इट वाज एन इनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लिटरेसी। इसमें इतना कुछ बताया नहीं गया है, इसके अंदर बताया गया है कि वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट। ठीक है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ साइंस है, इतने सारे साइंस को याद करना, इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझना हर किसी के बस की तो बात नहीं है। अगर कोई किंग रीड करने की कला को जानता था तो वो ये चीज तो पक्का श्योर करता था कि उसकी इंस्क्रिप्शन में उसके बारे में ये चीजें लिखी हो कि ये किंग राइटिंग जानता था और उसे पढ़ना जानता था, समझना जानता था, उसे लिखना जानता था। तो एक किंग जरूर 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 अपनी इंस्क्रिप्शन के अंदर अपनी चीजों को लिखवाता था अगर उसे रीडिंग और राइटिंग आती है। उसके बाद यहाँ एक स्टोरी दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द यूजेस ऑफ राइटिंग। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह राइटिंग का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करा उरुक नाम का जो शहर है उसके रूलर ने, जिसका नाम है एनमरकर। एनमरकर कंस्ट्रक्शन करवा रहा था टेम्पल्स की, और उसी कंस्ट्रक्शन के बीच उसे जरूरत महसूस हुई लेपिस लेजुली और कई प्रीशियस स्टोन्स की। यहाँ ये जो वर्ड लेपिस लेजुली है इसका मतलब है ब्लू स्टोन। तो एनमरकर को जरूरत पड़ी लेपिस लेजुली की और प्रीशियस मेटल्स की फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ टेम्पल। तो उसने अपने एक मैसेंजर को भेजा, कहाँ, अरत्ता। अरत्ता एक जगह का नाम है, उसके चीफ के पास, क्योंकि वहां से एनमरकर को कई सारे प्रीशियस स्टोन्स और लेपिस लेजुली को मंगाना था अपने यहाँ उरुक में, ताकि वो टेम्पल्स को सजा पाए। तो उसी के लिए उसने अपने एक मैसेंजर को भेजा अरत्ता के चीफ के पास। अब जो एनमरकर का जो उरुक है और अरत्ता का जो चीफ है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस था कई सारे माउंटेन्स का। तो जो वो मैसेंजर है वो उरुक से शुरू हुआ चलना, उसने कई सारे माउंटेन रेंजेस को पार करा। 7 के आसपास माउंटेन रेंजेस को उसके मैसेंजर ने पार करा। उसके बाद वो अरत्ता के चीफ के पास पहुंचा। पर मजे की बात तो ये है कि वो जैसे ही उसके चीफ के पास पहुंचा तो अनमरकर ने उसको जो जो लाने को कहा था वो सब चीजें उसने मिक्स्ड कर दी, और वो कुछ भी नहीं बता पाया अरत्ता के चीफ को, जिस वजह से उसको खाली हाथ आना पड़ा।
फिर एनमरकर ने दिमाग लगाया और उसने क्या करा, उसको जो जो चीजें मंगानी थी उसने वो सारी चीजें रिटर्न फॉर्म में क्ले टैबलेट के ऊपर लिखी और अपने मैसेंजर को दी और कहा कि ये तुम्हें क्ले टैबलेट देना है अरत्ता के चीफ को। एनमरकर के जो मैसेंजर है उसने कुछ ऐसा ही किया, वो अरत्ता के चीफ के पास गया और उसने वो क्ले टैबलेट दे दिया जो एनमरकर ने लिखा था। जैसे ही अरत्ता के चीफ ने उस क्ले टैबलेट को पढ़ा, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे उसने इस तरह की चीज पहले कभी नहीं देखी थी। क्योंकि एनमरकर formed a clay tablet in his hand and he wrote the words down. In those days there had been no writing down of words on clay. वो पहला इन्वेंशन किया एनमरकर ने क्ले टैबलेट के ऊपर लिखकर। और जैसे ही उसने रत्ता के चीफ को दिखाया, रत्ता के चीफ को भरोसा हो गया और उसने वो सारी चीजें मैसेंजर को दे दी जो जो एनमरकर ने मंगाई थी। इससे हमें पता चलता है कि इन मेसोपोटामियन अंडरस्टैंडिंग इट वाज किंगशिप दैट ऑर्गेनाइज्ड trade and writing. Writing was seen as a sign of superiority of Mesopotamian urban culture. राइटिंग जो है सुपीरियोरिटी मानी जाती है मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी बिल्कुल समझ आई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह सदर्न मेसोपोटामिया में शहरीकरण की शुरुआत हुई। वही सदर्न मेसोपोटामिया जिसे हम सुमेरियन नाम से जानते थे और बेबीलोनिया नाम से जानते थे, उसमें शहरीकरण कैसे आया। तो 5000 BCE में वहां सेटलमेंट की शुरुआत हुई। कहाँ? सदर्न मेसोपोटामिया के अंदर। उसके बाद इस टॉपिक में हम समझेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटीज वर देयर इन मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के अंदर हम मेजरली 3 सिटीज को देखेंगे सदर्न मेसोपोटामिया के अंदर। उनमें से पहली सिटी वो सिटीज है जो टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हुई, दूसरी जो सेंटर ऑफ ट्रेड की तरह फ्लरिश हुई, और तीसरी जिन्हें हम इंपीरियल सिटीज भी कहते हैं। पर इस चैप्टर के अंदर हम मेनली शुरुआती 2 सिटीज के बारे में देखेंगे जो टेम्पल्स के आसपास में फ्लरिश हुई और जो सेंटर ऑफ ट्रेड में बदल गई। अब बात कुछ ऐसी है कि जो शहर टेम्पल के पास में फ्लरिश होना शुरू हुए, तब उसके आसपास और टेम्पल्स बनना शुरू हो गए, और जो शुरुआती टेम्पल्स और श्राइन है वो अनबेक्ड ब्रिक्स की मदद से बने। अब ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर एक ही तरह के भगवान को माना जाता था या फिर एक ही तरह की गॉड की वर्शिप की जाती थी। वहां पर अलग अलग टेम्पल्स में कई तरह के गॉड देखने को मिलते हैं हमें। जैसे वहां पर एक गॉड है सदर्न मेसोपोटामिया के अंदर जिसे मून गॉड कहा जाता है और उनका नाम है उर। इनाना एक गॉडेस है जो है लव और वॉर के लिए। उसके बाद सम ऑफ द अर्ली वंस वर पॉसिबली नॉट अनलाइक द ऑर्डिनरी हाउसेस। अब मजे की बात तो ये है कि मेसोपोटामियन या फिर सदर्न मेसोपोटामियन रीजन में जितने भी टेम्पल्स थे वो ऑर्डिनरी हाउसेस की तरह हैं। कैसे? क्योंकि उनका मानना था कि जो गॉड है वो भी तो आम इंसान की तरह ही है, तो उन्हें भी आम इंसान की तरह आम घर में आम घर ही चाहिए होगा। तो इसी वजह से जो टेम्पल्स है उनका जो मैप है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी हाउसेस की तरह बना होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि द टेम्पल्स वर लाइक ऑर्डिनरी हाउसेस, सो व्हाट थिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेस इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो इन दोनों को डिफरेंस करता है इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, टेम्पल्स और ऑर्डिनरी हाउसेस के बीच में, वो है कि for the temple was the house of a god, but temples always had their outer walls going in and out at regular intervals, who no ordinary building ever had, which no ordinary building ever had। तो बात कुछ ऐसी है कि टेम्पल्स के अंदर अगर मैं बाहरी दीवार को देखूं तो मुझे वो मतलब घुमावदार देखने को मिलेगी सेम इंटरवल के ऊपर, पर ऑर्डिनरी हाउसेस के अंदर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और यही जो पॉइंट है ये इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, अब जो अब जो गॉड है टेम्पल्स के अंदर उसे सेंटर ऑफ वर्शिप माना जाने लगा, और जितना भी एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर यील्ड होगा वो सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी और डोनेशन पहले भगवान को चढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसे सेल किया जाएगा। न सिर्फ इतना ही, अब धीरे धीरे जो टेम्पल है वो अर्बन इंस्टीट्यूशन में बदलता जा रहा है कि वहां पर जितना भी एग्रीकल्चरल आउटपुट जो भी हमें यील्ड मिला है उसको प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे अगर हमें मस्टर्ड सीड मिल रहे हैं तो हम उसे टेम्पल के अंदर ऑयल में चेंज कर रहे हैं। अगर कॉटन है तो उसकी स्पिनिंग या फिर वीविंग करके उसे क्लोथ्स बनाकर बाहर बेचा जा रहा है, पर उसकी जो ये प्रोसेसिंग है टेम्पल्स के अंदर हो रही है। अगर व्हीट बार्ले कुछ है तो उसकी ग्राइंडिंग टेम्पल्स के अंदर हो रही है, उसके बाद उसे बाहर सेल किया जा रहा है। तो इसी तरह हमें देखने को मिला कि द टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप इट्स सिटीज एंड बिकम एन मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। तो ये तो हुआ पहला कि वो सिटीज जो अर्बन या फिर वो सिटीज जो टेम्पल्स के अराउंड में फ्लरिश हुई। उसके बाद यहाँ पर नेचुरल फर्टिलिटी है सदर्न मेसोपोटामिया के अंदर, हमने ऊपर भी देखा था, पर उसके बाद भी हमें यहाँ कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है।
जैसे कई बार जो यूफ्रेटिस नदी सदर्न मेसोपोटामिया से बहकर निकलती है वो ओवरफ्लो हो जाती थी, और उसी वजह से जो फील्ड है उनके अंदर फ्लड आ जाती थी और क्रॉप जो है वो कम्प्लीटली र्यून हो जाती थी। न सिर्फ नेचुरल प्रॉब्लम्स पर यहाँ पे हमें कई सारी मैन मेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। जैसे जो लोग यूफ्रेटिस नदी के अपस्ट्रीम पर रहते थे वो इतना सारा पानी यूज में ले लेते थे कि जो बंदे डाउनस्ट्रीम में रह रहे हैं उन तक पानी पहुंच ही नहीं पाता था। न सिर्फ इतना ही, जो लोग यूफ्रेटिस नदी के अपस्ट्रीम रीजन पे रह रहे हैं वो कई सारा कचरा या फिर सिल्ट जो है वहीं पर एम्बैंकमेंट्स पर इकट्ठा हो जाता था, और फिर उसको कोई साफ नहीं करता था, और उसी वजह से जो वाटर फ्लो है वो डिग्रेड भी होगा और जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो लो हो जाएगी। और इसी वजह से अर्ली मेसोपोटामियन कंट्री साइड सो रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड वाटर। अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट होती थी ये अलग अलग रीजन्स में अलग अलग बंदों के बीच में होती थी। अब मान लो ए और बी के बीच में फाइट हुई और इस फाइट में ए जो है वो जीत गया, तो ए जब जीत गया तो बी के जितने भी मेंबर्स या फिर जितने भी स्लेव या फिर जितनी भी आर्मी थी, अब वो सारी काम करेगी किसके अंडर? ए के अंडर, ठीक है, स्लेव की तरह काम करेगी। और ए जो जीता है वो अपनी आर्मी को देगा वो लूटा हुआ सामान, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ताकि जो उसकी सेना है वो उसके प्रति ट्रस्ट वर्दी रहे। पर जैसे जैसे विद द पासिंग ऑफ टाइम अब जो चीफ है उन्होंने क्या करना शुरू करा, जो उन्हें वोर बूटी मिलती थी अब वो उससे टेम्पल्स बनाने शुरू कर दिए। अब ना सिर्फ टेम्पल्स बट टेम्पल्स को बनाने के लिए उन्हें अलग अलग लैपिस लाजुली और अलग अलग प्रीशियस स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हीं को मंगाने के लिए अब वो अपने स्लेव्स या फिर अपनी आर्मी को भेजने लगे अलग अलग रीजन्स में वो सारा प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स को लाने के लिए, जिससे वो टेम्पल्स को सजाएंगी। ठीक है, न सिर्फ इतना ही, अब जब चीफ का जो रीजन है वो उसकी जो टेरिटरी है वो एक्सपेंड करने लगी, तो अब वो क्या करने लगा, अब वो विलेजर्स या फिर जो उसके आसपास में जो लोग रह रहे हैं उन्हें मजबूरन या फिर उनको सपोर्ट या फिर उनको इस चीज को समझाने में सक्सेसफुल होने लगा कि तुम मेरी टेरिटरी के पास ही रहो, क्योंकि इसमें उसका मतलब इसमें उसी का फायदा है ना कि अगर उसकी जो आर्मी है या फिर जो उसके स्लेव्स है उसके पास में रहेंगे तो वो सेफ रहेगा। अगर इन केस कभी उसके खिलाफ वॉर छिड़ जाती है तो उसको अपनी आर्मी बुलाने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आर्मी उसके पास में ही रहेगी। तो यहाँ से देखिए, वी कैन इमेजिन अ म्यूचुअली reinforcing cycle of development in which leaders encourage the settlement of villagers close to themselves to be able to rapidly get an army together। उसके बाद जो वॉर कैप्टिव्स कैप्चर करता है कोई चीफ, अब उनको अब and local people were put to work for the temple or directly for the ruler, those who were put to work were paid rations। अब ध्यान से समझिए, जो वॉर कैप्टिव्स बने हैं मतलब जो चीफ ने वॉर कैप्टिव्स बनाए हैं, अब उनको उनसे क्या करवाया जा रहा है, उनसे टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करवाई जा रही है। उन्हें इस चीज के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करा जा रहा कि तुम एग्रीकल्चरल टैक्स दो, पर इस चीज के लिए फोर्स किया जा रहा है कि तुम्हें टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करनी ही होगी, मतलब तुम्हें लेबर की तरह काम करना होगा भले ही तुम टैक्स दो या ना दो। अब जब उनसे लेबर की तरह काम करवाया जा रहा है तो उन्हें सैलरी भी तो चाहिए, तो इन वहां पर कोई कैश में सैलरी नहीं दी जाती थी, वहां पर राशन दिया जाता था, मतलब एग्रीकल्चरल गुड्स दिए जाते थे उन बंदों को जो लेबरिंग का काम कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। और उन्हीं राशंस को अब यहाँ से देखिए, hundreds of ration lists have been found which gave against people's names the quantities of grain, cloth और oil allotted to them। हमें कई सारे राशन लिस्ट के एविडेंसेस मिले हैं जिन पर लेबर जैसे कोई ए है, उस ए ने क्या क्या सामान लिया है इन द फॉर्म ऑफ राशन, अगर ज्यादा सामान होगा मतलब उसने ज्यादा लेबरिंग की होगी। तो ऐसे करके हमें पूरी लिस्ट मिली है मेसोपोटामियन या फिर सदर्न मेसोपोटामियन रीजन। उसके बाद there were also technical advances at Uruk around 3000 BCE। Bronze tools came into use for various crafts। अब सिर्फ स्टोन का ही इस्तेमाल नहीं हो रहा, अब ब्रॉन्ज टूल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अगर मुझे मुझे किसी टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करनी है या फिर कोई रूफ बनानी है तो वहां पर सदर्न मेसोपोटामिया में मुझे वुड तो उस क्वालिटी की नहीं मिल रही कि मैं पूरी रूफ बनाऊं और उस रूफ को वो वुड सपोर्ट कर लेगी, तो मुझे मेटल्स की जरूरत है, और उन्हीं मेटल्स में ब्रोंज अब मुझे एक्सपोर्ट करना होगा अलग अलग रीजन से, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट क्या करना होगा, एग्रीकल्चरल गुड्स को, और इंपोर्ट करवाऊंगी मैं मेटल्स को ताकि मैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन को और भी अच्छे से फोर्टिफाई कर सकूं और मजबूत कर सकूं। अब लोग सिर्फ एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पर ही डिपेंड नहीं कर रहे, अब वो अलग अलग चीजों में भी एस्थेटिक वैल्यू ऐसी चीजों में भी काम करने लगे। जैसे टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन करने के लिए अब हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर पुट टू वर्क एट मेकिंग एंड बेकिंग क्ले कोन्स दैट कुड बी पुश्ड इनटू टेम्पल वॉल्स painted in different colors creating a colorful mosaic।
टेम्पल्स को बनाने के लिए वो अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे ताकि वो और ज़्यादा उसको ब्यूटीफाई कर सके। अगर कोई चीज़ किसी टेम्पल को अच्छे से बनाएगा, अच्छे से ब्यूटीफाई करेगा, तो जो उसकी प्रजा या फिर जो उसकी आर्मी होगी, उसका सपोर्ट उसके लिए उतना ही बढ़ेगा। तो चीफ्स या फिर जो एम्परर होंगे, उन्होंने इस तरह की चीज़ें करनी शुरू कर दी। पर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन या फिर टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क तो तब हुआ जब पोटरी का इन्वेंशन हुआ। पोटरी मतलब पोटर्स व्हील का इन्वेंशन हो गया। अब इस व्हील से अलग-अलग तरह के पोट्स बनाने शुरू कर दिए। पोट्री की जो स्पीड अप थी वो बूस्ट हो गई, ठीक है। अब कोई जो स्क्राइब है वो एक पोट्री बना रहा है 1 घंटे या फिर आधे घंटे के अंदर, वही पोटर व्हील से वो 1 घंटे के अंदर 10 से 20 पोट्री बना रहा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइफ इन द सिटी। अब हमें मेसोपोटामिया के अंदर किसी एक तबके को ज्यादा इमरजेंस या फिर ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जैसे रूलिंग एलिट जो है मेसोपोटामियन सिटीज के अंदर, उसके पास सारी वेल्थ अकुमुलेट है इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज ऑफ द सेम रीजन, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलता है, जैसे हमें बरियल्स देखने को मिली है मेसोपोटामिया के अंदर। अगर हमें कई तो बरियल्स ऐसी हैं जिनके अंदर कई सारी वेल्थ है, मतलब तो हमें कैसे पता चला, तो हम इस चीज से अनुमान लगा रहे हैं कि जिन बरियल्स के अंदर वेल्थ है वो कहीं ना कहीं किंग्स की बरियल्स होगी, और आधी से ज्यादा बरियल्स तो हमें ऐसी मिली है जिसके अंदर नॉर्मल चीजें रखी हुई हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है या फिर जो रूलिंग एलिट है उसके पास अब सारी वेल्थ आ गई है, ठीक है। न सिर्फ इतना ही, अगर हम मेसोपोटामिया के सिटी के अंदर ऑर्डिनरी पीपल या फिर उनके लाइफस्टाइल के बारे में देखें तो हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया के अंदर न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है। अब व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फैमिली? दरअसल न्यूक्लियर फैमिली के अंदर एक मैन या फिर एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है और उनके चिल्ड्रंस। यहाँ पर जो मैन होता है वो अपने फादर और मदर को अपने साथ नहीं रखता, और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं है कि बिल्कुल हमें मेसोपोटामियन सिटीज के अंदर सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ही देखने को मिलता है। हमें कई जगह देखने को मिलता है कि ऑल्दो अ मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफन रिसाइड विद हिज पेरेंट्स, ठीक है। पर न्यूक्लियर फैमिली के भी अंदर भी जो फादर है वो फैमिली का हेड होता है, मतलब पैट्रियार्की मेसोपोटामियन सिटीज के अंदर भी है। अगर मैरिज करनी है तो मैरिज से पहले डिक्लेरेशन होगा जिसमें वाइफ या फिर हस्बैंड बताएगा कि अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब उस शादी जब शुरू होती थी, शादी की प्रक्रिया, तो उसमें क्या होता था कि जो ग्रूम साइड या फिर जो बॉय साइड होते हैं वो गिफ्ट देते हैं ब्राइड साइड को या फिर लड़की वालों को। उसके बाद वो दोनों इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं और गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद when her mother-in-law came to fetch her, the bride was given her share of inheritance by her father. जब लड़के की जो मदर होती है वो लड़की को लेने आती है तो उसी बीच जो लड़की का फादर होता है वो प्रॉपर्टी दे देता है अपनी लड़की को, ठीक है। और जो फादर का हाउस होता है, लड़की के फादर का जो घर रहता है, उस घर में जितनी भी चीजें होती हैं या फिर वो जो जो काम करता है वो सब मिलता है सन को। The father's house, herds, fields were inherited by the sons, but property by daughter. उसके बाद Ur, one of the earliest city to have been excavated, Ur was a town whose ordinary houses were systematically excavated in the 1930s. अब यहाँ से देखिए, Mesopotamia was having a great civilization in terms of writing as well as city life. But was it true for town planning as well? हमने देखा कि मेसोपोटामिया सिटी लाइफ के अंदर भी प्रोस्पेरस है, राइटिंग के अंदर भी प्रोस्पेरस है, ट्रेड की फैसिलिटीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। पर क्या यहाँ टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था? जैसा टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है, क्या वैसा ही मेसोपोटामिया के अंदर था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेसोपोटामिया के अंदर हमें वाइंडिंग स्ट्रीट्स देखने को मिलती है, घुमावदार गलियां, जिनसे हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि व्हील कार्ट या फिर कोई किसी तरह की कार उस गली से नहीं जा सकती, ठीक है। तो इससे ये कहा गया है कि sacks of grain and firewood would have carried on donkey back. Narrow winding streets and the irregular shape of house plots also indicate an absence of town planning. हड़प्पा के अंदर हमें ग्रिड पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे जो स्ट्रीट्स है वो इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री के एंगल पर, जिससे जो हाउसेज है वो एक लाइन के अंदर रहे। पर मेसोपोटामिया के अंदर हाउस प्लॉट्स जो हैं वो ऐसे ही बनाए गए हैं, कोई टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमें वहां देखने को नहीं मिलता। न सिर्फ इतना ही, बल्कि वहां पर ड्रेन्स और क्ले पाइप्स को भी इन कोर्टयार्ड के अंदर ही दबाया गया है। इनर कोर्टयार्ड के अंदर से ही जो क्ले पाइप्स है उनका कनेक्शन बाहर गली में आ रहा है। इन केस मेसोपोटामिया के अंदर कभी बारिश होती थी तो बारिश का पानी सारा इनर कोर्टयार्ड के अंदर ही हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए,
Drains and clay pipes were instead found in the inner courtyard of the Ur houses, and it is thought that house roofs sloped inwards and rainwater was channeled by the drain pipes into sumps in the inner court. अब जो मेसोपोटामिया के अंदर सबसे वियर्ड चीज थी वो ये थी कि जितना भी उनका हाउस होल्ड वेस्ट होता था, हाउस होल्ड रिफ्यूज, उसको वो क्या करते थे, स्ट्रीट्स में ही फेंक देते थे। और अगर अब एक ही जगह पर बार बार कचरा एक्यूमुलेट होता रहेगा तो लेवल जो है स्ट्रीट का वो राइज होगा। तो ऐसा ही होता था सदर्न मेसोपोटामिया के अंदर, स्ट्रीट्स पर इतना सारा कचरा फेंक देते थे लोग कि वहां का जो लेवल है वो राइज हो जाता था। और राइज होने की वजह से जब कहीं वहां पे बारिश होती थी तो बारिश का पानी सीधा घरों के अंदर आ जाता था। अब घरों के अंदर पानी ना आए, इस वजह से घर के बाहर भी लेवल को बढ़ाया जाता था, जिससे पूरी स्ट्रीट्स का जो मैप है वो खराब हो जाता था। ठीक है। न सिर्फ टाउन प्लानिंग की कमी थी मेसोपोटामिया के अंदर, वही दूसरी ओर प्राइवेसी का कंसर्न था। कैसे? दरअसल मेसोपोटामिया के अंदर जो घरों के अंदर लाइट आती थी वो फ्रंट डोरवे से नहीं, बल्कि कोर्टयार्ड के अंदर जो विंडोज हैं उनके अंदर से आती थी, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों को प्राइवेसी का कंसर्न भी था, जिसकी वजह से उन्होंने डोरवे पर ऐसा कोई भी वो नहीं करा जिससे वहां से लाइट आए और बाहर के लोग अंदर की चीजें देख पाए। न सिर्फ प्राइवेसी पर वो सुपरस्टिशन के प्रति भी कंसर्न थे। कैसे? उर नाम की एक सिटी जो कि मेसोपोटामिया के अंदर है, वहां से हमें एक ओमन टैबलेट मिलता है। ओमन का मतलब होता है बैड लक। उस पे लिखा हुआ है कि अगर किसी एक घर का दरवाजा किसी दूसरे घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने खुलता है तो इसका मतलब जो उस घर की जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के लिए कष्ट कष्ट के रूप में काम करेगी। वहीं दूसरी ओर अगर किसी एक घर का दरवाजा दूसरे घर के दरवाजे की ओर ना खुले तो वो लकी माना जाएगा। न सिर्फ इतना ही, उर नाम के टाउन के अंदर हमें कई सारी सिमिट्रीज देखने को मिलती हैं, जहां एक ओर तो रॉयल मतलब किंग्स को कॉमन लोगों के साथ दबाया गया है, वहीं दूसरी ओर कई हाउसेस के नीचे ही हमें सिमिट्री देखने को मिली है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन, और ये ट्रेडिंग टाउन का नाम है मारी। ठीक है। ये मारी जो है रॉयल कैपिटल बनी मेसोपोटामिया की 2000 बीसीई के बाद। ठीक है। मारी मारी के अंदर एग्रीकल्चर इतना फर्टाइल नहीं है, पर जो चीज इसे फर्टाइल बनाती है वो है एक रिवर जिसका नाम है यूफ्रेटिस। दरअसल मारी जो टाउन है वो यूफ्रेटिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज तो होती है, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर ग्रेजिंग ग्रेजिंग लैंड की भी अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण यहाँ पर पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी आती है ग्रेजिंग के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव बॉन्डिंग देखने को मिलती है फार्मर्स और पेस्टोरलिस्ट के बीच में। Some communities in the kingdom of Mari had both farmers and pastoralists, but most of its territory were used for pasturing sheep and goats. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज तो की जाती थी इस लैंड मास पर जो ज्यादातर इस टेरिटरी का हिस्सा कवर है वो किसने कवर करा है? पेस्टोरल कम्युनिटीज ने। किसके लिए? ग्रेजिंग के लिए। कौन करता था? शीप और गोट। अब यहाँ से देखिए, herders need to exchange young animals, cheese, leather and meat in return for grain, metal, tools, etc. अब दरअसल जो ये हर्डर्स या फिर जो ये पेस्टोरल कम्युनिटी है ये क्या करती थी, इनको जरूरत रहती थी एग्रीकल्चरल गुड्स की, तो ये क्या करते थे, ये एक्सचेंज करते थे फार्मर्स के साथ। जो इनके एनिमल से वूल मिली है, मीट मिला है और मिल्क मिला है और चीज मिला है, उसको फार्मर्स को देते थे और बदले में फार्मर्स इनको देते थे ग्रेन्स। ये तो इनके बीच का पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है। न सिर्फ इतना ही, बल्कि जो पेस्टोरल कम्युनिटी फार्मिंग लैंड के ऊपर ग्रेजिंग करती थी तो वहां से फार्मर्स को मैन्योर भी मिलती थी। ठीक है। जिसे वो एज अ फर्टिलाइजर यूज करते थे इन देयर फील्ड्स। ये तो हुआ इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, किनके बीच में? फार्मर्स और पेस्टोरलिस्ट के बीच में। कहा? मारी के अंदर। वहीं दूसरी ओर हमें इनके बीच में डिग्रेडिंग रिलेशंस भी देखने को मिलते हैं। किन एग्जाम्पल्स या फिर किन एविडेंसेस के बेस पर हम ये बात कह रहे हैं कि फार्मर्स और पेस्टोरलिस्ट के बीच अब रिलेशंस जो है डिग्रेड होना शुरू हो गए? तो यहाँ से देखिए, a shepherd may take his flock to water across a sown field to the ruin of the crop. अब कोई शेफर्ड या फिर कोई चरवाहा जब उसको अपने जानवर को चराना होता था तो कई बार वो क्या करते थे, फार्मिंग लैंड को क्रॉस करते हुए ग्रेजिंग लैंड की तरफ जाते थे और इसी बीच में वो फार्मिंग लैंड के ऊपर जो क्रॉप्स उगाई गई हैं उनको र्यून कर देते थे। ठीक है। और ये बात फार्मर्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। न सिर्फ इतना ही, ये कई बार क्या करते थे, हर्ड्समैन जब इनको खाने की जरूरत रहती थी या फिर जब इनको खाना नहीं मिलता था तो ये फार्मर्स के ऊपर या फिर उनके विलेजेस के ऊपर लूट पाट ऐसी चीजें करते थे और वहां से सारा सामान या फिर खाने पीने का सामान ले आया करते थे। न सिर्फ हर्डर्स ही हर बार गलत होते थे, पर कई बार फार्मर्स भी क्या करते थे, हर्ड्समैन को जाने का रास्ता नहीं देते थे।
अगर कोई रिवर फार्मिंग लैंड के करीब से बह रही है तो उसका एक्सेस ये शेफर्ड्स को नहीं देते थे। अब जब कई सारी नोमैडिक कम्युनिटीज ग्रेजिंग के लिए एग्रीकल्चरल लैंड में आने लगी तो कई सारी कम्युनिटीज वहीं बस गई, ना कि वो माइग्रेट करी। और जब वो बस गई तो उन्होंने ग्रुप्स बनाने शुरू करे। जब ग्रुप्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो एक एम्पायर की तरह रूलिंग बॉडी भी बनेगी। उसी रूलिंग बॉडी में कई सारी कम्युनिटीज आई, किनकी? नोमैडिक हर्ड्समैन की। उनमें से पहली है अकेडियंस, अमोराइट्स, फिर असीरियंस और फिर अर्मेनियंस। और यही अमोराइट्स हैं जिन्होंने मारी कैपिटल को चलाया। The kings of Mari were Amorites, whose dress differed from that of original inhabitants and who respected not only the gods of Mesopotamia but also raised a temple at Mari for Dagan, the god of steppe. अब ये वन मार्कर के लिए आप याद रख सकते हैं कि who was the god of steppe? कौन है? दगन। अब यहाँ ये बताया गया है कि जो मारी रॉयल कैपिटल थी सदर्न मेसोपोटामिया की, उसको रूल करने वाली कम्युनिटी का नाम है अमोराइट्स, जो अलग तरह के ड्रेस कोड में रहते थे। उसके बाद भी अलग कम्युनिटी थी, अलग एथनिसिटी थी, पर उसके बाद भी कल्चरल को एकोमुलेट करते थे ये अपने एरिया के अंदर। ठीक है, हर तरह की डाइवर्सिटी रहती थी मारी के अंदर। ठीक है, अलग अलग गॉड की वर्शिप करते थे ये एमोराइट्स, जैसे स्टेपी गॉड जिसका नाम है दगन। उसके बाद द किंग्स ऑफ मारी हाउएवर हैड टू बी विजिलेंट। हर्डर्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स वर अलाउड टू मूव इन द किंगडम बट दे वर वॉच्ड। अब है ना, सब चीजें तो यहाँ पे स्मूथ चल रही है, पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मारी बिल्कुल प्रोस्परस सिटी थी और यहाँ पर कोई भी कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। दरअसल जो शेफर्ड्स हैं उनको अथॉरिटी तो थी या फिर उनको एक्सेस तो था मारी के अंदर जाने का, पर फिर भी उनको कीनली वॉच्ड किया जाता था। क्योंकि एक बार एक स्टोरी है यहाँ पर जिसमें बताया गया है कि एक ऑफिसर ने देखा कि किसी एक कैंप की तरफ से बार बार सिग्नलिंग हो रही है किसी दूसरे कैंप की तरफ, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये दोनों जो कैंप्स के बीच में कोई डिस्कशन चल रहा है किसी जगह पर वॉर करने का या फिर कैप्चरिंग करने का। ठीक है, और इसी वजह से इन पर ध्यान रखना कि ये कहाँ जा रहे हैं मारी के अंदर बहुत जरूरी था। अब हाउ मारी बिकेम सो प्रोस्परस। मारी, हमने उरुक के बारे में इतना नहीं पढ़ा, उर के बारे में इतना नहीं पढ़ा, मारी के बारे में अलग से पढ़ रहे हैं। आखिर इसे प्रोस्पर बनाया किस चीज ने? ट्रेड तो ठीक है, ट्रेड भी किन किन चीजों का होता था? ट्रेड से ही मारी प्रोस्पर हुई या फिर और भी कई सारे फैक्टर्स थे जिसने मारी को वेल्दी बनाया? तो चलिए देखते हैं। मारी वॉज लोकेटेड ऑन यूफ्रेटिस इन द प्राइम पोजिशन ऑफ फॉर ट्रेड। पहला पॉइंट, मारी की ज्योग्राफिकल लोकेशन। मारी जो है यूफ्रेटिस नदी के किनारे बसी हुई है, जो कि मेन रूट है ट्रेड के लिए, प्राइम पोजिशन है। ठीक है, अब ट्रेड किस किस चीज का होता था? इस यूफ्रेटिस को वर्ल्ड रूट भी कहा जाता था। ठीक है, और इसी यूफ्रेटिस के ऊपर मारी बसी हुई थी। अब यहाँ ट्रेड होता था वुड का, कॉपर का, टीन का, ऑयल का, वाइन का और वेरियस अदर गुड्स दैट वर कैरिड इन बोट्स अलोंग द यूफ्रेटिस बिटवीन द साउथ एंड मिनरल रिच अपलैंड्स ऑफ टर्की, सीरिया, लेबनन। अब दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मारी रिच है एग्रीकल्चरल गुड्स में, तो मारी क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चरल गुड्स और इंपोर्ट करेगा वुड, कॉपर, टीन, ऑयल, वाइन। कहाँ से? टर्की, सीरिया और लेबनन वाले रीजन से, यूफ्रेट नदी से होते हुए। ठीक है, उसके बाद ये तो हुआ ट्रेड। उसके बाद ये क्योंकि मारी जो है प्राइम पोजीशन होल्ड करता है यूफ्रेटिस नदी के ऊपर, जहां से कई सारा ट्रेड रूट या फिर कई सारी ट्रेडिंग पोजीशंस होती हैं, तो वहां पर मारी के अंदर ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है। और वो ऑफिसर्स क्या करते हैं? इंस्पेक्ट करते हैं कार्गो को, ना सिर्फ इंस्पेक्ट करते हैं बल्कि टैक्स भी इम्पोज करते हैं उन पर। अगर उन्हें मारी वाले रीजन को क्रॉस करना है तो उन्हें टोटल जितना भी उनके पास गुड्स है उसका 1/10 जितनी भी वैल्यू होगी वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स देनी होगी मारी के ऑफिसर्स को। जैसे मान लीजिए मैं वहां से जा रही हूँ मारी से होते हुए और मेरे पास 1000 रुपए का सामान है, तो 1000 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो कितना बचा? 100। तो वो 100 रुपए मुझे 1000 में से उन मारी के ऑफिसर्स को देने हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताई गई है कि जो मारी के अंदर बार्ली है वो स्पेशल गोट्स या फिर स्पेशल ग्रेन बोट्स में लाया जाता था। ठीक है, बोट्स में लाया जाता था। उसके बाद यहाँ पर एक ये फैक्ट दिया गया है कि अलाशिया, द आइलैंड ऑफ साइप्रस नोन फॉर इट्स कॉपर एंड टिन वाज आल्सो एन आइटम ऑफ ट्रेड। अलाशिया जो कि साइप्रस के अंदर एक आइलैंड है, वहां से कॉपर और टिन आता था। कहाँ? मारी के अंदर। ठीक है, ब्रोंज का भी बड़ा यूज होता था मारी में, किस लिए? टूल्स और वेपन्स को बनाने के लिए। पर यहाँ पर हमें एक फैक्ट देखने को मिलता है कि मारी जो है कभी भी मिलिटरली प्रोस्पर नहीं हो पाया, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर। Mesopotamians valued city life in which people of many communities and cultures lived side by side. After cities were destroyed in war, they recalled them in poetry.
दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जो मेसोपोटामियंस के जो लोग हैं उनको अपनी जो सिटीज हैं उन पर बड़ा ही गर्व होता था। वो क्या करते थे कि अगर कोई सिटी है अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई वॉर में तो वो उसको पोइट्री में लिखते थे और फिर उसे लाइफ टाइम के लिए मेमोरेबल बनाने के लिए उसको रिसाइट किया करते थे। ठीक है। द मोस्ट poignant reminder of us to us of the pride Mesopotamians took in their cities come at the end of Gilgamesh epic। और इसी चीज का हमें एविडेंस मिलता है गिलगमिश एपिक के अंदर जो कि 12 टैबलेट्स के ऊपर लिखी गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि गिलगमिश is said to have ruled the city of Uruk some time after Enmerkar। उरुक नाम की जो एक सिटी थी मेसोपोटामिया के अंदर उस पर फर्स्टली रूल करा था अनमरकर ने। अनमरकर के बाद जो नेक्स्ट रूलर थे उसके नाम है गिलगमिश, जिसने 12 टैबलेट्स के ऊपर क्या लिखवाया था, एक एपिक लिखवाया था। किसके ऊपर, सिटीज के ऊपर। गिलगमिश का एक खास दोस्त होता था। ठीक है। अचानक से उसकी डेथ हो गई। जैसे ही उसकी डेथ की न्यूज गिलगमिश को पता चली तो एकदम वो शोक में हो गया। ठीक है। अब उसको इतना बड़ा झटका लगा कि वो अमरता मतलब क्या एक इंसान कैसे अमर हो, इमोर्टल कैसे बने, उसकी खोज में वो क्वेस्ट पर निकल पड़ा। ठीक है, या फिर खोज में निकल पड़ा। किसकी खोज में? द सीक्रेट ऑफ इमोर्टैलिटी। उसने क्या करा, कई सारी रिवर्स को क्रॉस करा, कई सारे माउंटेन्स को क्रॉस करा, पूरी दुनिया में घूमा, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर में गिलगामेश फेल्ड इन द सर्च ऑफ इमोर्टैलिटी और वापिस आ गया अपनी सिटी उर्क में। बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुका था वो। अपनी सिटी, उसकी जो सिटी है उर्क, उसकी एक दीवार थी, उसके पास में आके खड़ा हुआ और उसने याद किया कि इस सिटी की जो नींव है वो मैंने रखी थी और मैंने भी नहीं बल्कि मुझे जिन्होंने सपोर्ट करा वो है मेरी प्रजा। और ये कहते हुए उसने अपने आप को सहानुभूति दी और वापिस से मोटिवेशन लिया, जिससे हमें पता चलता है कि सिटीज ना सिर्फ एक फाउंडेशन का काम करती है बल्कि किस तरह कल्चर्स को या फिर किसी किंग को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। ठीक है। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है द लेगेसी ऑफ राइटिंग। तो हम इस टॉपिक को इस क्वेश्चन के साथ समझेंगे। इज देयर एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामियंस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? हमने देखा कि मेसोपोटामिया की सिटी लाइफ है, मेसोपोटामिया के अंदर ट्रेडिंग फैसिलिटीज हैं, मेसोपोटामिया के अंदर रिच एग्रीकल्चरल लैंड है और भी कई सारी चीजें। पर क्या इनके अलावा मेसोपोटामियंस ने एजुकेशन के अंदर भी कोई कंट्रीब्यूशन दिया है? तो इसका आंसर है जी हाँ। While moving narratives can be transmitted orally, science require written text that generations of scholars can read and build upon। अब राइटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? ओरली इन चीजों को ट्रांसमिट क्यों नहीं किया जो चीजें मेसोपोटामिया में चल रही थी? अब बात कुछ ऐसी है, अगर मैं आपको कोई स्टोरी बता रही हूँ तो वो स्टोरी आपको मैं ओरली बता सकती हूँ, पर ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको कोई सम सोल्व करवा रही हूँ या फिर साइंस का कोई टॉपिक समझा रही हूँ तो वो पॉसिबल है मेरे लिए आपको ओरली समझाना। और अगर मान लो मैंने समझा भी दिया तो तो आप उस टॉपिक को रिटेन कर पाएंगे फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? नहीं। तो साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन जैसी चीजों के लिए रिटन एविडेंस होने बहुत जरूरी है। और ऐसे ही हमें देखने को मिलता है 1800 बीसी में कई सारे टैबलेट्स के अंदर जिनमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है। किन्होंने? मेसोपोटामियंस ने। न सिर्फ इतना ही, मेसोपोटामियंस ने ये तक बता दिया कि एक साल को 12 महीनों में डिवाइड करना है। ठीक है। एक दिन को 24 घंटों में डिवाइड करना है और एक घंटे को 60 मिनट में डिवाइड करना है। ये सब हमें किसने बताया? मेसोपोटामियंस ने। और मेसोपोटामियंस इस चीज को कब से फॉलो कर रहे हैं? कब से? अलेक्जेंडर के टाइम से। अलेक्जेंडर के यहाँ से ये सारी चीजें शुरू हुई कि एस्ट्रोनॉमी कैसे चलेगी, मैथमेटिक्स कैसे चलेगी, साइंस कैसे चलेगी। एक साल को 12 मंथ में डिवाइड करना है, 1 मंथ को 4 वीक में डिवाइड करना है, और उसके बाद 1 डे को 24 आवर्स में, 1 आवर को 60 मिनट्स में। ये सारी अलेक्जेंडर के यहाँ से आई। उसके बाद वहां से फैली है रोमन वर्ल्ड में, रोमन वर्ल्ड से अरेबिक या फिर वर्ल्ड ऑफ इस्लाम में, एंड देन टू मिडाइवल यूरोप। जहाँ जो भी हमने ये मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा, वहां की सिविलाइजेशन के बारे में, सिटी लाइफ के बारे में, जितनी भी चीजें पढ़ी वहां के ट्रेड के बारे में, ये पॉसिबल हो पाई जब हमें क्ले टैबलेट्स मिली, जिनके ऊपर हमें एंग्रेविंग मिली, जिनके ऊपर हमें यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिली, जिसकी मदद से हम राइटिंग को समझ पाए। जब राइटिंग को समझ पाए तो क्या क्या चीजें लिखी हैं वो समझ पाएंगे। जब वो समझ पाएंगे तो हमें पता चला कि वहां पर एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज होती थी। फिर हमें पता चला कि ना सिर्फ एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज पर वहां पर ट्रेडिंग भी होती थी, ट्रेडिंग के साथ साथ पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज भी वहां थी और भी कई सारी चीजें। पर ये हमें पता चला सिर्फ और सिर्फ राइटिंग से। ठीक है। ये था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का इतिहास, वहां का शहरीकरण और वहां का लेखन, कि किस तरह वहां पे राइटिंग फ्लरिश हुई, किस तरह वहां पर सिटी लाइफ प्रॉस्परस हुई।
ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको हाईलाइटेड पीडीएफ का एक्सेस चाहिए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।